हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। और आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पादप जगत का नेक्स्ट टॉपिक ब्रायोफाइट। एल्गी अपन पढ़ चुके हैं और उससे पहले परिचय इस चैप्टर का अपन देख चुके हैं। कुछ टर्म्स जो है वो क्लियर यहाँ पर हो गई होगी। अब जो नया टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार से अपन उद्विकास देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उद्विकास का मतलब जो कर्मिक विकास हुआ है पादपों का वो अपन देख रहे हैं। सबसे सरलतम जो पादप होता है वो शैवाल होता है और सबसे जटिलतम जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब आगे अपन चलते हैं शैवाल से आगे ब्रायोफाइट्स में। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट करके आप बता दीजिए, या कोई बुक आप सोल्व कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन है तो उसकी जो पिक्चर है वो आप क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। वहां उस डाउट को क्लियर कर दूंगा मैं। इंस्टाग्राम पर आप सर्च करेंगे माई धर्मेंद्र, तो वहां से मैं आपको मिल जाऊंगा या धर्मेंद्र कुमार से मिल जाऊंगा। स्टार्ट अपन करते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा में मांस और लीवर बर्ड आते हैं। मांस खाने वाला मांस नहीं है, ये पौधा है एक प्रकार से। ठीक है, और लीवर बर्ड जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। जल स्थल चर को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन, मतलब जल और स्थल दोनों पर निर्भर करता है इनका जो जीवन काल होता है वो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है कि ब्रायोफाइटा को अपन क्या बोलते हैं, पादप जगत का जल स्थल चर। एनिमल्स की अपन बात करते हैं, जंतुओं की, तो एम्फीबियन जो होता है अलग आता है यहाँ पर उदाहरण। ठीक है, तो वो जंतु जगत में अपन देखेंगे। अभी पादपों का जो जल स्थल चर है वो कौन सा है, ब्रायोफाइट से, क्योंकि इसका जो जीवन काल है वो जल और स्थल दोनों के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग की 2 लाइन। अब जो डायग्राम है वो भी अपन देखेंगे, नीट में पूछा गया, लेकिन थोड़ी सी आगे थ्योरी पढ़ते हैं अपन पहले। जल स्थल जल इसे अपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकता है किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंगिक जनन जो होता है वो अपन ने देखा था, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, कि जिसमें 2 जीव होते हैं और नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो लैंगिक जनन जो होता है ब्रायोफाइट में वो जल के अंदर होता है या जल पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं जल स्थल चर। ये प्राय नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं सक्सेशन। कर्मिक जो विकास होता है, जैसे अपन बात करें कि कोई भी पहाड़ी है और या अपन बात करें कोई जो है रेगिस्तान है किसी भी प्रकार का। अब जब पहाड़ी, इस पर एक भी पौधा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी नहीं है। पहाड़ जो होता है अधिकतर क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और जो रेगिस्तान की अपन बात करें वहां पर भी क्या है, एक भी पौधा नहीं है। तो जो नया एरिया होता है एक प्रकार से, इस पहाड़ी पर ये क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर अपना जो कर्मिक विकास है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे इस पहाड़ी पर थोड़ी सी मिट्टी आना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ टाइम बाद में यहाँ पर पौधे बन जाएंगे। ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग टाइम जो है, अनुक्रमण जो है, किसी भी नई जगह पर जो अपना जो इकोसिस्टम है उसका डेवलपमेंट जो हो रहा है, विकास जो हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है इसी की वजह से। किसकी वजह से, ब्रायोफाइट्स की वजह से। ठीक है, इनकी पादप काय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है, मतलब जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो शैवाल से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ये थैलस की तरह होता है और इनमें श्यान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक अथवा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिक या बहुकोशिक मूलाभ, एक पॉइंट की अपन बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो ब्रायोफाइट्स उसमें जो तना है या जो मूल है या जो पर्ण है या जो पत्ती है वो वास्तविक नहीं होती है। अपन ऐसा बोल सकते हैं तना सम, मतलब तने के जो समान होती है, मूल सम जो मूल के समान होती है, पर्ण सम मतलब पर्ण के जो समान संरचना होती है वो होती है। वास्तविक मूल वगैरह नहीं देखने को मिलती है। एक और पॉइंट लिखा है, थैलस की तरह होता है और श्याम अथवा सीधा हो सकता है और एक कोशिक अथवा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। सबस्ट्रेटम जो है सपोर्टिव है, एक तरह सपोर्ट करने वाला होता है। ठीक है, जैसे इसकी अपन बात करें, ये दिखा मूलाभ, यहाँ पर ये पादप का शरीर है, पादप का ऊपर वाला शरीर जो बताया जा रहा है। तो ये जो मूलाभ है नीचे जो है यहाँ पर सबस्ट्रेटम जो है वो यहाँ पर होता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, सबस्ट्रेटम जो है वो मूलाभ से जुड़ा रहता है, जो पादप का सबसे नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
इनमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तना सम संरचना होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेरिडोफाइट की अपन बात करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि वहां पर मिलेंगे इस प्रकार की संरचनाएं जो वास्तविक होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। जो मुख्य काय जो पादप होता है मेनली वो क्या होता है, अगुणित होता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे युग्मकोद्भिद बोलते हैं। दो प्रकार का शरीर मिलता है पादप में, या तो वो युग्मकोद्भिद हो सकता है जो युग्मक का निर्माण करेंगे, या वो हो सकता है बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट जिसे अपन बोलते हैं, बीजाणुद्भिद। ठीक है, तो दोनों प्रकार का हो सकता है। जो अपना ब्रायोफाइट है वो युग्मकोद्भिद है, क्योंकि वो युग्मक का निर्माण करता है। जो टेरिडोफाइट आएगा वो जो बीजाणुद्भिद होगा, उसकी अपन बात करेंगे आगे। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। जो भी नर और मादा अंग होते हैं, पुधानी या स्त्रीधानी, वो बहुकोशिक होते हैं, मतलब कोशिका विभाजन हुआ है उसमें। नर लैंगिक अंग को अपन पुधानी बोलते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पुमंग जो है एक प्रकार से नर जो लैंगिक संरचना उसी का ही नाम है, लेकिन द्विकशाभिक जो लिखा है, द्विकशाभिक का मतलब दो कशाभ इसके अंदर होंगे, और कशाभ जहां पर भी आते हैं वहां अपन बात करते हैं कि गतिशील जो संरचना है वो नर स्ट्रक्चर होगी। कशाभ क्या करते हैं, गति में हेल्प करता है। ठीक है, मादा जनन अंग को स्त्रीधानी अपन कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंडा होता है। इस प्रकार से कुछ होता है, इसमें क्या होता है, एक अंडा होता है, एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, ये स्त्रीधानी के संपर्क में आता है और अंडे से संलग्नित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है, जिसे अपन बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। जैसे ये एन था, पुमंग जो था वो एन था, और स्त्रीधानी की अपन जो बात करें उसका युग्मक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जो 2n स्ट्रक्चर बनी है उसे अपन बोलते हैं युग्मनज या जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इसे अपन बोलते हैं। अब ये जो जाइगोट बना है, इसके अंदर हाथों हाथ से अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कुछ समय बाद में होता है। तो युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन, न्यूनीकरण को अपन बोलता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, वो नहीं होता है, और इससे एक बहुकोशिक बीजाणुद्भिद बन जाता है। अभी यहां पर आपके पास समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री होगा तो ये युग्मनज से क्या होगा, बहुकोशिक जो स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर बहुकोशिक का मतलब दो से ज्यादा अधिक कोशिकाएं होंगी, उसे अपन बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, या बीजाणुद्भिद जिसे मैंने पहले आपको बताया था, वो यहां पर बन जाएगा। ये जो बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट है वो फ्री नहीं है, मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। तो इसके साथ में कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद भी होता है, और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे एक गुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित जाता है। जैसे पहले अपन ने बात की हाथों हाथ से अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अब इसकी कुछ कोशिकाएं, जैसे सपोज कर लो ये कोशिका, इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसे अपन बोलते हैं मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ पर युग्मकोद्भिद बन जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डायग्राम को एक डायग्राम से अपन समझते हैं। जो ये वाला डायग्राम अपने को बता रखा है, इससे अपन समझने की कोशिश करते हैं। से जो डायग्राम है फ्यूनेरिया का है, युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद बता रखा है। तो ये बीजाणुद्भिद है, नीचे है युग्मकोद्भिद। तो युग्मकोद्भिद जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। ठीक है, और इसी से क्या जुड़ा होता है, बीजाणुद्भिद, यहां पर जो बता रखा है ये बीजाणुद्भिद। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी पार्ट अपन देखते हैं, सीटा, पत्ती और मुख्य अक्ष। सीटा क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, थ्योरी पढ़ेंगे तो। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, AIPMT में प्रश्न भी पूछा गया है। स्फेग्नम की अपन बात करेंगे अभी तब। तो स्फेग्नम जो नेक्स्ट हाईलाइट कर रखा है, स्फेग्नम जो है एक प्रकार का पादप का वंश है। स्फेग्नम के कुछ स्पीशीज, ठीक है, वंश है, तभी उसकी जाति की बात हो रही है। पीट प्रदान करती है। पीट का मतलब एक प्रकार से जो एनर्जी है, ईंधन के रूप में इसे काम में लेते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं, क्योंकि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो पैकिंग करेंगे तो पानी को रोक सकेगा काफी लंबे टाइम तक, और सजीव जो पदार्थ है उसे भी स्थानांतरित कर सकते हैं। लाइकेन समेत मांस जो है सर्वप्रथम ऐसा सजीव जो चट्टानों पर उगता है। मैंने पहले आपको बताया था, जो नग्न चट्टानें होती है उस पर जो अनुक्रमण होता है उसमें हेल्प करता है। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया। यहाँ पर अपघटित करेंगे तो मिट्टी बनेगी, सरफेस पर मिट्टी बनेगी, तो यहाँ पर पादप के उगने की संभावना ज्यादा हो जाएगी।
और अन्य कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाए। चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देता है, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। ये नहीं पूछा गया है, पूछ सकता है। मांस जो होता है वो क्या करता है, जो मिट्टी है उसके ऊपर एक सघन परत बना देता है, तो बारिश जो होती है वो इस मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और नहीं पहुंचाएगा तो मृदा अपक्षरण को रोकेगा, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट और मांस में विभक्त किया गया है।